मेरे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सेकेंड टर्म फिज़िकल एजुकेशन कक्षा 12 का पाठ दिव्यांगों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN स्टूडेंट्स, इनके बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता चल ही गया है कि 26 अप्रैल से आपकी सेकेंड टर्म की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। उससे पहले आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और आपके प्रैक्टिकल्स के इन्हीं विषयों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए और पाठ और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से समझिए। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है इस पाठ में कि डिसेबिलिटी की अवधारणा अक्षमता किसी काम को करने की सामर्थ्य या क्षमता ना होना, इसकी अवधारणा क्या है। फिर ये डिसेबिलिटी या अक्षमता कितने प्रकार की होती है, इसके कारण क्या हैं और इसकी प्रकृति मतलब किस किस तरह की अक्षमताएं मनुष्य में पाई जाती हैं, विकार कितने प्रकार के हैं और उनकी प्रकृति क्या है, और इस तरह के बच्चों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनके जीवन को हम आसान बना सकते हैं, यही सब इस पाठ में आपको समझाया गया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर विषय है वो है अशक्त जनों का क्या अर्थ होता है। तो डिफरेंटली एबल्ड ये भी शब्द प्रयोग किया जाता है, दिव्यांग शब्द भी इनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सबसे पहले उपयोग 1980 के दशक में दिव्यांग, अक्षम आदि शब्दों के विकल्प के रूप में किया गया था। तो पहले दिव्यांग या अक्षम क्या शब्द जाता था, लेकिन उसके बाद 1980 के दशक में इनके लिए डिफरेंटली एबल्ड नाम दिया गया। इस शब्द से अधिक बेहतर संदेश जाता है, जिससे अक्षमता वाले लोगों के प्रति भेदभाव कम करने में मदद मिलती है। बच्चों, वो स्वयं तो नहीं चाहते कि उनके शरीर में कोई कमी हो, लेकिन किसी न किसी कारण से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से वो हमारे जितने समर्थ नहीं होते हैं, लेकिन समाज में वो भी उतना ही सम्मान, उतना ही अधिकार चाहते हैं जितना कि एक साधारण व्यक्ति चाहता है। इसीलिए समाज की मुख्य धारा में उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें भी उसी तरह के खेल कूद खिलाए जाएं, सामान्य बच्चों के साथ उन्हें भी शिक्षा मिले। यही हमारी सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी कारण से पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, वो भी समाज में सम्मान के साथ सर उठाकर जी सकें। हालांकि यह शब्द अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ और कुछ ज़्यादा ही कोमल शब्द और दूसरों को कमतर जताने वाले शब्द होने के कारण से इसकी आलोचना हुई। अभी भी आमतौर पर स्वीकार्य सामान्य शब्द दिव्यांग, डिसेबल्ड ही है। हालांकि दिव्यांग को इस तथ्य की वजह से अधिक उपयोगी माना जाता है कि निःशक्त जन किसी भी काम को अलग तरीके से करने में सक्षम होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य व्यक्ति जो काम करता है वो डिफरेंटली एबल्ड है, उस काम को वो भी करता है लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से करता है, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। जैसे बिना बाह वाले लोग अपने पैरों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं, जो कई बार सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव हो सकता है। इसी तरह निःशक्त जन व्हील चेयर पर बास्केटबॉल खेलते हुए सामान्य लोगों को पराजित कर सकते हैं, यदि सामान्य लोग भी उनकी तरह खेलते हैं। तो बताया गया है वो सारे काम जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब है अक्षमता और विकार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो अक्षमता यानी क्षमता की कमी। अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से है, जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बाधित करती है। बाधित मतलब रोकती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। अक्षमता जन्मजात व किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। अक्षमता किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो बच्चों, ये जन्म से भी हो सकती है, बाद में किसी दुर्घटना के कारण भी
व्यक्ति दिव्यांग या अक्षम हो सकता है। अब विकार की अवधारणा। विकार क्या है? विकार आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़कर देखा जाता है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन व दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा प्रतीत दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम घातक होने लगते हैं। विकार का कोई समय नहीं होता, यह व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है। यदि विकार का सही समय पर पता नहीं चलता तो वह आगे चल के अक्षमता में बदल जाता है। विकार जिसे अक्सर मानसिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक पहलुओं की असामान्य या गड़बड़ी वाली कार्य प्रणाली है। इसके आधार पर इसे मानसिक विकार, शारीरिक विकार, आनुवंशिक विकार, भावनात्मक विकार और कार्यात्मक विकार में श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, एक तो अक्षमता है जो शारीरिक रूप से होती है, लेकिन मानसिक रूप से अगर व्यक्ति में कोई कमी है, डिप्रेशन का शिकार है, उसको दौरे पड़ते हैं, मानसिक रूप से उसे कोई बीमारी है, तो उसे हम विकार कहते हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है और कई लोगों में बाद में भी ये किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना या चोट के कारण भी आ सकता है। ऐसे व्यक्ति जरूरी नहीं है शारीरिक रूप से उनमें कोई कमी हो, देखने में वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के समान होते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में ये विकार या दोष देखा जाता है। अब एक सारणी के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि अक्षमता और विकार में क्या अंतर है। तो पहले दोनों का अर्थ बताया जा रहा है। अक्षमता एक दोष है जो किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता या गतिशीलता को सीमित करता है। विकार किसी व्यक्ति की सामान्य कार्य क्षमता में होने वाली गड़बड़ी है। फिर प्रभावित होने वाले अंग। अक्षमता का संबंध अक्सर शरीर के अंगों से होता है, लेकिन विकार का संबंध अक्सर मानसिक क्षमता से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर शरीर के सारे अंग से ही काम कर रहे हैं, बंदा देखने में व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मानसिक रूप से अगर वो अस्वस्थ है, उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, तो उसे विकार की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रकार कौन कौन से हैं? आंशिक अक्षमता या पूर्ण अक्षमता। विकार में क्या है? बेचैनी रहती है, मनोवैज्ञानिक विकार भी हो सकते हैं। अब आगे आपको अक्षमता के प्रकार, कारण और प्रकृति बता रहे हैं कि अक्षमता को विभिन्न प्रकार की अक्षमता में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी हैं? संज्ञानात्मक, बौद्धिक और शारीरिक। अक्षमता के 3 प्रकार बच्चों यहाँ आपको बताए गए हैं। संज्ञानात्मक अक्षमता है। संज्ञानात्मक अक्षमता मानसिक विकार की श्रेणी में आती है। संज्ञान कहते हैं सोचना, समझना, जानना, तर्क करना, ये सारी जो प्रक्रिया है बच्चों, ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती है। और अगर किसी व्यक्ति की यही सब चीज़ें ठीक नहीं है, इन सब चीज़ों में कमी है, अपने मानसिक कार्यों को करने में, वो दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसमें संज्ञानात्मक अक्षमता पाई जाती है। दूसरी है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता कहते हैं बुद्धि से संबंधित। जैसे आप देखते हैं कुछ बच्चों का IQ बड़ा कमज़ोर होता है, मानसिक रूप से वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। किसी भी बात को सीखने में, समझने में उनको बहुत ही परेशानी होती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से, जिनमें बौद्धिक अक्षमता होती है, तो वो पूरी तरह से अक्षम होने के कारण किसी भी चीज़ को ना तो समझ पाते हैं और ना ही सीख पाते हैं। तीसरी है शारीरिक। शारीरिक अक्षमता का तात्पर्य है अगर हमारे शरीर का कोई अंग है ही नहीं, या क्षतिग्रस्त है, या किसी दुर्घटना में उसको चोट पहुंची है और व्यक्ति वो सब काम जो साधारण मनुष्य करता है नहीं कर पाता, तो वो शारीरिक रूप से अक्षम माना जाता है। शारीरिक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और ये बाद में भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं और प्रकार बताए गए हैं, जैसे मांसपेशियों या अस्थि पंजर दुर्घटना, आनुवंशिक विकार या जन्म पूर्व अक्षमता। कुछ बच्चे आपने देखा है जन्म ही किसी न किसी विकार के साथ, किसी न किसी दोष के साथ लेते हैं। कई नवजात बच्चों में उनके जन्म के शुरू के 3-4 महीनों के बीच ही उनमें अक्षमता दिखाई देती है, या जन्म के समय अगर उनके सिर पर कोई चोट लग जाए तो भी वो दिव्यांग हो सकते हैं। समय से पूर्व अगर डिलीवरी हो गई है, कोई बहुत ही माता को या बच्चे को मोटापा है
कोई इन्फेक्शन हो गया है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, नशीले पदार्थों का वो बहुत ज़्यादा सेवन करने लगे, कोई दुर्घटना हो जाए या कुपोषण, उसको सही से खाने के लिए नहीं मिलता, तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है और मानसिक दशा पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये सब बच्चों यहाँ कारण बताए गए हैं जो किसी भी तरह की अक्षमता और विकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पर विकार के प्रकार बताए हैं। शारीरिक अक्षमता से तो आप समझ गए होंगे, अगर हमारे हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे या किसी कारण से वो हैं ही नहीं या किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, हम चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, हाथों से काम नहीं कर पाते, आँखों से देख नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, ये सब तो शारीरिक दोष हो गए। लेकिन यहाँ पर आगे आपको मानसिक दोष, विकार जिन्हें कहा गया है, वो कितने प्रकार के हैं और उसके क्या क्या कारण हैं बताए गए हैं। विकार किसी व्यक्ति की सामान्य क्षमता में बाधा आने को कहते हैं। जैसा कि इस पाठ के शुरू में बताया गया है, विकार विभिन्न प्रकारों के वर्गीकृत होते हैं, जिसके बाद इसके प्रकारों को आगे भी विभाजित किया गया है। ये हैं ADHD, APD, ASD, ODD, OCD। तो ये अलग अलग प्रकार के मानसिक विकार हैं। अब यहाँ पर ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह मस्तिष्क पर आधारित उच्च आनुवंशिक सिंड्रोम है और इसमें ध्यान देने, एकाग्रता, स्मृति, गलतियों से सीखना, अति सक्रियता और सामाजिक कौशल जैसी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, शामिल होती है। अगर किसी के परिवार में आनुवंशिक मतलब पहले से ये बीमारी चली आ रही है, तो बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना बहुत रहती है। और वातावरण के कारक इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। शराब का अत्यधिक सेवन करना, गर्भावस्था के दौरान माता अगर धूम्रपान करती है, मादक पदार्थों का सेवन करती है, या बच्चे का जन्म समय से बहुत पहले हो गया या उसका वज़न काफ़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें, दोष जो है उसके व्यवहार में देखने को मिलते हैं। वो ध्यान नहीं देता किसी चीज़ पर, बेचैन रहता है और उसका व्यवहार अशांत रहता है। दूसरा मानसिक विकार है SPD। इसका अर्थ है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऐसे विकार में संवेदी तंत्रों से मस्तिष्क में संदेश मिलते हैं, लेकिन उपयुक्त तरीके से विश्लेषित नहीं होते और इनके कारण अव्यवस्थित प्रतिक्रिया होती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, अति संवेदनशीलता और निम्न संवेदनशीलता। अब बता रहे हैं अति संवेदनशीलता क्या है। इसमें अचानक वाली ध्वनि, खासतौर पर बहुत तेज़ ध्वनि पर तीव्र प्रतिक्रिया, डर जाना, ये सामान्य बात है। पृष्ठभूमि की आवाज़ से आसानी से ध्यान भटक जाए, जो दूसरे लोगों के सामान्य बात होती है। अचानक छूने पर डर जाते हैं, भीड़ से डर लगता है, झूलों और खेल के मैदान के उपकरणों से डर लगता है, संतुलन और तालमेल खराब होता है। तो ऐसा व्यक्ति अति संवेदनशील होता है और हमेशा हर चीज़ से बहुत जल्दी डर जाता है। दूसरा है निम्न संवेदनशीलता। निम्न संवेदनशीलता में क्या है, ये अति संवेदनशीलता का बिल्कुल उल्टा है। इसमें दर्द सहने की अधिक क्षमता होती है और कुछ लोग हैं अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और अपने से कम ताकतवर चीज़ों को, जैसे पशु या अपने दोस्त, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें जो खेल कूद, घूमने कूदने, गतिशीलता में मज़ा आता है, रोमांच की तलाश में रहते हैं और कई बार बहुत खतरनाक काम भी कर जाते हैं। तीसरा विकार है ASD। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है बच्चों, लेकिन बच्चों में ये विकार देखने को मिलता है। वो बच्चे सामान्य नहीं होते, उनमें सामाजिक कुशलता नहीं होती, बोल नहीं सकते। कुछ बच्चे बोलते भी हैं तो इस तरह से कि उनकी बात समझ में नहीं आती। शारीरिक मुद्रा, आँखों के हाव भाव उनके अलग होते हैं। तो ऐसे बच्चों में ये आनुवांशिक भी हो सकता है। किसी माता के द्वारा गर्भवती होने पर शराब का सेवन करने से या कोई दवाई इत्यादि खा लेने से, या परिवार में अगर पहले से किसी को, पीढ़ी में किसी को ये बीमारी है, तो ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ये बच्चों में 3 साल की उम्र से पहले ही इसके लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं। ऐसे बच्चों का विकास, शारीरिक विकास भी ठीक तरह से नहीं होता है। नेक्स्ट है ODD।
ओडीडी डेफिएंट डिसऑर्डर का मतलब उस स्थिति से है जिसमें पीड़ित लगातार रूप से गुस्से, चिड़चिड़ेपन और बहस करने वाले व्यवहार से ग्रस्त रहता है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा रहता है, दूसरों में हमेशा गलतियां ढूंढता रहता है, बड़ी आसानी से अपना आपा खो देता है, हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है। इसका संबंध भी अनुवांशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर परिवार में पहले से किसी को ये प्रॉब्लम है तो बच्चे में ये समस्या होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अतिरिक्त सिर पर कभी कोई चोट लग जाए या और जन्म के समय कोई जटिलता पैदा हो जाए तो वो ये व्यवहार संबंधी एक दोष है जो वे लोगों में पाया जाता है। नेक्स्ट है ओसीडी। ओसीडी में क्या है कि व्यक्ति जो है वो अनंत रूप से बार बार किसी भी क्रिया को दोहराता है। जैसे उसे लगता है कि घर कहीं धूल और कीटाणुओं से गंदा ना हो जाए, वो क्या करता है, बार बार अपने हाथ धोता है, बार बार नहाता है, बार बार तालों को चेक करता है। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा या कोई काम वो गलत तो नहीं कर रहा, इसीलिए एक क्रिया को वो बार बार दोहराता है। ये भी एक ऐसा कारक है जो इसमें कि ये भी अनुवांशिक भी है और दुर्व्यवहार, बीमारी, प्रियजन की मृत्यु, संबंधों को लेकर चिंताएं आदि ये सारे कारक भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में हमने आपको CWSN या दिव्यांग बच्चों के बारे में बताया। दिव्यांग वो किस कारण से हो सकते हैं, शारीरिक अक्षमता हो सकती है या कोई मानसिक विकार हो सकता है जिसके कारण वो साधारण लोगों से कुछ अलग होते हैं। शारीरिक अक्षमता हमारे शरीर के किसी अंग का भंग हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, जन्मजात या किसी बीमारी के कारण हम अक्षम हो सकते हैं। और जो मानसिक विकार हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं, वो हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारी क्रियाओं में झलकते हैं। उनमें हमारे शरीर में किसी तरह से दिखाई देने वाली कोई कमी नहीं होती। शरीर हमारा एक साधारण व्यक्ति का ही होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो व्यक्ति मंदबुद्धि हो सकता है उसमें। और जो यहाँ पर मैंने आपको ODD, OCD तरह तरह की प्रॉब्लम्स बताई हैं वो उनके व्यवहार में झलकती हैं। अब हम आपको कुछ MCQ इससे संबंधित समझाने जा रहे हैं। पहला है, हानि के कारण गतिविधि कार्य करने में असमर्थता को कहा जाता है। नंबर 1 विकार, नंबर 2 असमर्थता, नंबर 3 विकलांगता, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हानि का के कारण गतिविधि या कार्य करने में जो असमर्थता है बच्चों, उसे विकलांगता कहा जाता है। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं की असामान्यता कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विकार कहते हैं। जो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या सामाजिक पहलुओं में जो कमी है, असमर्थता है, असामान्यता है, उसे हम विकार कहते हैं। तीसरा है सोचने, तर्क करने, जानने और विचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर ये नहीं है किसी व्यक्ति में तो उसे हम संज्ञानात्मक विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं, जिसका सोचना, समझना, जानना, विचार करना ये सब कमियां होती हैं। नेक्स्ट है ADHD का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ख इसका सही उत्तर है। अगला है 5वां, SPD का अर्थ है। तो SPD का अर्थ है संवेदी प्रसंस्करण विकार। नेक्स्ट प्रश्न है अति संवेदनशीलता के लक्षण हैं। तो अति संवेदनशीलता के क्या क्या लक्षण हैं। शोर से आसानी से विचलित होना, भीड़ से डरना, झूले और खेल के मैदान के उपकरणों से भयभीत होना या उपरोक्त सभी। तो ये जो ऊपर 3 आपको दिए गए हैं लक्षण, ये तीनों अति संवेदनशीलता के लक्षण हैं। हाइपोसेंसिटी के लक्षण हैं। हाइपोसेंसिटी के बेटा कौन से लक्षण हैं। अनचाही हरकतें, दर्द के लिए उच्च सहिष्णुता, खुद की ताकत समझने में असमर्थ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि हाइपोसेंसिटिविटी के ये सभी लक्षण हैं। प्रश्न 8 है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकास के साथ क्या कठिनाई आती है।
तो बेटे इसमें आंखें मिलाना और चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज, ये सारी कठिनाइयाँ इसमें आती हैं, इसलिए क और ख दोनों इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट है, इसे चिंता विकास भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है चिंता विकास? जुनूनी बाह्यकारी विकार जो है, इसे चिंता विकास भी कहा जाता है। वह स्थिति जिसमें क्रोध, चिड़चिड़ा और तर्कहीन व्यवहार शामिल होता है, तो उसे हम कहते हैं विपक्षी विक्षेपकारी विकार, उसे हम कहते हैं, जिसमें व्यक्ति क्रोध में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और तर्कहीन व्यवहार करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ हैं। विकलांगता को परिभाषित करें। तो विकलांगता की क्या परिभाषा है? कुछ गतिविधियां कार्य करने की अक्षमता को विकलांगता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जो हमारी अक्षमता है, कुछ कामों को, गतिविधियों को करने में अक्षमता जो है, उसी को विकलांगता कहा जाता है। विकलांगता जन्म के समय मौजूद हो सकती है या किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान हो सकती है। सामान्य रूप से शारीरिक पहलू के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ हैं अंधापन, मिर्गी, सुनवाई हानि इत्यादि। सुनवाई हानि मतलब सुनाई ना देना। ये जन्म से हमारे अंदर हो सकते हैं और शरीर के किसी अंग का खराब हो जाना, अंग भंग हो जाना, ये बाद में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विकार को परिभाषित करें। तो विकार क्या है? विकार जिसका उपयोग अक्सर मानसिक पहलू के लिए किया जाता है। तो विकार का प्रयोग हम व्यक्ति के मानसिक पहलू के लिए करते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का असामान्य या बाधित कार्य है। तीसरा है, ADHD को परिभाषित करें। तो ADHD का क्या अर्थ है बच्चों? अभी हमने ऊपर भी देखा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह मस्तिष्क हमारे दिमाग पर आधारित अत्यधिक अनुवांशिक सिंड्रोम है। अनुवांशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इसमें ध्यान, एकाग्रता, स्मृति, गलतियों से सीखने, अति सक्रियता और सामाजिक कौशल जैसे कार्य शामिल हैं। नेक्स्ट है, SPD को परिभाषित करें। तो SPD को हिंदी में हम कहेंगे संवेदी प्रसंस्करण विकार को संदर्भित करता है। इस तरह के विकार में इंद्रियों से प्राप्त संदेश, इंद्रियां कौन सी हैं हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मस्तिष्क में जाते हैं, लेकिन उचित रूप से विश्लेषण नहीं होता और हम उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। वैसे क्या होता है, हमारी इंद्रियां संदेश हमारे मस्तिष्क पे पहुंचाती हैं और हमारा मस्तिष्क तुरंत हमें आदेश देता है कि हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है। लेकिन जिन लोगों में SPD पाया जाता है, उनके इंद्रियां मस्तिष्क में संदेश तो भेजती हैं, लेकिन उचित रूप से उस संदेश का विश्लेषण दिमाग में नहीं होता और वो तुरंत किसी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, ASD को परिभाषित करें। तो ASD को हिंदी में आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार कहा जाता है। यह बच्चों में एक प्रकार की विकासात्मक समस्या है और 3 साल की उम्र से पहले इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यह विकार संचार मतलब मौखिक और गैर मौखिक, बोलना और इशारे करना, सामाजिक कौशल और पीड़ित के व्यवहार को प्रभावित करता है। ODD को परिभाषित करें। तो विपक्षी अवहेलना विकार, हिंदी में ODD को विपक्षी अवहेलना विकार की स्थिति को संदर्भित करता है और इसके लक्षण क्या है? क्रोध, चिड़चिड़ापन और अनुचित व्यवहार। नेक्स्ट है, OCD को परिभाषित करें। तो पूर्व में चिंता विकार के रूप में जाने जाने वाला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको इंग्लिश में पूरी इसकी फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और हिंदी में इसे चिंता विकार कहा जाता है, जिसमें पीड़ित अंतहीन दोहराए जाने वाले संकटपूर्ण विचारों या व्यवहार, भय और उन चीज़ों का सामना करता है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अक्षमता शिष्टाचार को परिभाषित करें। तो अक्षमता शिष्टाचार विकलांग लोगों के साथ विनम्र व्यवहार के नियमों को संदर्भित करता है कि हमें विकलांग लोगों को अपने से दूर नहीं करना, समाज से अलग नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति आँखों से नेत्रहीन है तो हम उसे अंधा अंधा कहकर, या किसी व्यक्ति की टांगें नहीं हैं या एक टांग नहीं है तो उसे लंगड़ा कहकर उसका अपमान नहीं करेंगे। हमें बहुत ही शिष्ट, सभ्य और मैनर्स के साथ और बहुत कोमल और विनम्र होकर उनके साथ बात करना चाहिए, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि वो हमसे कुछ अलग हैं।
नेक्स्ट है पैरा स्पोर्ट्स को परिभाषित करें। तो अभी पैरा ओलंपिक भी हुए थे, आपको पता है भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों ने उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो पैरा स्पोर्ट्स क्या है? यह अडाप्टिव स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। पैरा स्पोर्ट्स विशिष्ट लेखों की संशोधित प्रणाली है जिसमें विकलांग लोगों के लिए संगठित प्रतिस्पर्धी गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसमें विकलांग लोग भाग लेते हैं और वो तरह तरह के खेल जो सामान्य व्यक्ति खेलते हैं उन्हें भी खेलते हैं। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाली अक्षमता परिभाषित करें। तो यह एक अलग तरह के अक्षम व्यक्ति होते हैं जो किसी गतिविधि को कुशलता से एक अलग तरीके से करने में अक्षम होते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाली अक्षमता वो है जिसमें एक अलग तरीके के ही अक्षम लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, जो किसी भी गतिविधि को कुशलता से एक अलग तरीके से करने में अक्षम होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पाठ दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया। आशा है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले आपके ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।